सभी छात्रों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ITI वर्ल्ड में। छात्रों, जो हमने पिछली वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने बताया था कि ITI की जो फर्स्ट ईयर की इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है उसका सिलेबस क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर के आते हैं। तो उसमें हमने बताया था कि कुल 13 चैप्टर हैं जो फर्स्ट ईयर में आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत में पढ़ने हैं। तो उसी के ऊपर हम क्लास लेके आए हैं। अब एक एक करके सभी चैप्टर्स के ऊपर क्लास लेके आएंगे। तो आज हम पहले चैप्टर के ऊपर क्लास लेके आए हैं। इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट में बनाया है। 2 पार्ट में इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे। तो पहला चैप्टर जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय है और इसमें हम 2 टॉपिक कवर करेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में बताएंगे, क्या है, क्या इसका उद्देश्य है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है और कन्वेंशंस क्या होती है, कौन कौन सी कन्वेंशंस यूज होती हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर है इंजीनियरिंग ड्राइंग इंट्रोडक्शन का। तो इस क्लास चलाने से पहले एक बार देख लेते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है। तो इसमें पहला टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना है कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज एंड देयर लिमिटेशन एंड कंक्लूजन। इसके बाद आपको पढ़ना है इंजीनियरिंग ड्राइंग का इंट्रोडक्शन और इसका इम्पोर्टेंस। इसके बाद पर्पज ऑफ स्टडिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसके बाद मेन टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। दूसरा टॉपिक है कन्वेंशन, जिसमें आपको पढ़ना है कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल्स। इसके बाद तीसरा टॉपिक है व्यूज ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट, जिसमें आपको पढ़ना है ड्राइंग पेपर क्या होता है, क्वालिटी ड्राइंग पेपर क्या होता है। इसके बाद आपको पढ़ना है ड्राइंग शीट्स क्या होती हैं, साइज ऑफ ड्राइंग शीट्स। इसके बाद में आपका है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइज, हाविंग एंड डबलिंग क्या होता है, ट्रिम्ड एंड अनट्रिम्ड साइज क्या होता है, डेजिग्नेशन ऑफ ड्राइंग शीट क्या होती है। इसके बाद है आपका अगला स्टैंडर्ड सीरीज क्या होती है, स्पेशल एलोंगेटेड सीरीज क्या होती है और एक्सेप्शनल एलोंगेटेड सीरीज क्या होती है ड्राइंग शीट की। इसके बाद चौथा टॉपिक है आपका मेथड ऑफ फोल्डिंग ऑफ प्रिंटेड ड्राइंग शीट एज पर BIS SP 46/2003। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है फोल्डिंग की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उसकी एप्लीकेबिलिटी यानी कि प्रयोज्यता है, और इसके बाद आपका इसमें क्या क्या सावधानियाँ यानी कि प्रिकॉशंस रखी जाती हैं। और अगला टॉपिक है मेथड ऑफ फोल्डिंग अ प्रिंटेड ड्राइंग शीट एज पर BIS SP 46/2003, यानी इस टॉपिक में आपको फोल्डिंग का तरीका बताया जाएगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है आपका कम्युनिकेशन, यानी कि संचार क्या होता है। तो कम्युनिकेशन या संचार का अर्थ किसी जानकारी या सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। किसी माध्यम से हम अपनी जानकारी को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो इसे संचार कहा जाता है। तो जो व्यक्ति सूचना या जानकारी भेजता है उसको सेंडर कहा जाता है और जो जानकारी प्राप्त करता है उसको रिसीवर कहा जाता है। और रिसीवर और सेंडर के बीच में सूचना का आदान प्रदान होता है। इसके बाद में अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि संचार कितने प्रकार का होता है। तो संचार 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि गैर मौखिक संचार। तो गैर मौखिक संचार में शब्दों के उपयोग के बिना सूचना का आदान प्रदान होता है, जैसे कि शारीरिक भाषा से, हाव भाव से या चेहरे की अभिव्यक्ति से, चित्र द्वारा गैर मौखिक संचार के प्रकार है। जैसे हम हाथ के इशारे से किसी को बुलाते हैं या चेहरे के इशारे से किसी को कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। इसके अलावा चित्र द्वारा भी हम किसी से संचार कर सकते हैं, कोई चित्र बना के और उसके थ्रू किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं उसको दिखाकर। दूसरा है आपका वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि मौखिक संचार। तो मौखिक संचार में शब्दों के उपयोग से सूचना का आदान प्रदान किया जाता है। मौखिक संचार ओरल और लिखित यानी कि रिटन होते हैं। तो ओरल का मतलब जब हम बोल के किसी चीज़ को संचार करते हैं ध्वनि द्वारा, आवाज़ द्वारा, स्वर द्वारा, तो वो ओरल संचार में आता है, ओरल कम्युनिकेशन में आता है। और जब लिख के हम शब्दों के माध्यम से लिख के किसी से संचार करते हैं तो वो रिटन कम्युनिकेशन में आता है। इसके बाद अगला टॉपिक है लैंग्वेज, यानी कि भाषा। भाषा क्या होती है? भाषा मनुष्य के विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, यानी कि कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा कुल 5 प्रकार की होती है, जैसे में बताया गया है। एक आपका
साइन लैंग्वेज है। साइन लैंग्वेज क्या होती है? साइन लैंग्वेज, इसको हिंदी में सांकेतिक भाषा भी कहते हैं। तो हाथ के आकार और संचालन, बाहों या शरीर तथा चेहरे के हाव भावों का उपयोग किया जाता है, तब वो सांकेतिक भाषा में आती है। जैसे हम किसी को हाथ के इशारे से बुलाते हैं या चेहरे के इशारे से कम्युनिकेट करते हैं, तो वो उस तरह की भाषा जो है आपकी साइन लैंग्वेज कहलाती है। दूसरा है आपकी ग्राफिकल लैंग्वेज, यानी कि चित्रात्मक भाषा। जब चित्र बनाकर किसी से कम्युनिकेट या संचार किया जाए तो उसको ग्राफिकल लैंग्वेज यानी कि चित्रात्मक भाषा कहते हैं। तीसरा है आपका रिटन लैंग्वेज यानी कि लिखित भाषा। तो लिखित रूप में शब्दों द्वारा जब हम किसी से कम्युनिकेट करें, कुछ लिख कर, किसी को मेल भेजकर, मैसेज भेजकर या कॉपी में लिख के किसी से कम्युनिकेट करें, तो वो लिखित भाषा यानी कि रिटन लैंग्वेज कहलाती है। चौथा है आपका वोकल लैंग्वेज यानी कि स्वर की भाषा। तो जब हम बोल कर किसी से कम्युनिकेट करते हैं या फिर विशेष ध्वनि द्वारा किसी अलग तरह की आवाज़ निकाल कर किसी से संचार करते हैं, तो वो वोकल लैंग्वेज में आती है। ये शब्दों के साथ भी हो सकती है, बिना शब्दों के भी हो सकती है। इसके बाद पांचवा है आपका कंप्यूटर लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज जो कंप्यूटर लैंग्वेज है, केवल कंप्यूटर मशीन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए होती है, क्योंकि कंप्यूटर एक स्पेशल तरह की भाषा को समझता है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। तो वो कंप्यूटर लैंग्वेज के अंतर्गत आती है। तो संचार करने के इतने सारे तरीके, इतने सारी भाषाएं हैं, उनमें से इनके कुछ लिमिटेशन भी हैं। तो उनके हम बारी बारी लिमिटेशन देख लेते हैं। तो जैसे पहला क्या है, लिमिटेशन ऑफ साइन लैंग्वेज, यानी कि जो सांकेतिक भाषा होती हैं इसकी कुछ सीमाएं होती हैं। जैसे क्या है, पहला, सूचनाओं या भावनाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इशारे से बात करते हैं, हाथ पैर के इशारे से या चेहरे के इशारे से, तो उसमें कई बार चीज़ें सामने वाले को समझ में नहीं आती हैं। दूसरा है जानकारी, भावनाओं को गलत समझने की संभावना। जो आपने साइन लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए किसी से कम्युनिकेट किया है, वो उसको सही तरह से समझा कि नहीं समझा है, उसको गलत भी समझ सकता है। अगला है संचारक और रिसीवर, यानी कि सेंडर और रिसीवर दोनों को एक जगह पर होना चाहिए, तभी साइन लैंग्वेज से आप कम्युनिकेट कर सकते हो। इसके बाद लिमिटेशन ऑफ ग्राफिकल लैंग्वेज, यानी कि चित्रात्मक भाषा की सीमाएं। इसकी क्या क्या सीमाएं हैं? सूचनाओं, भावनाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन फिर भी कल्पना की संभावना है। तो सांकेतिक भाषा के अपेक्षा इसमें सूचना को ज़्यादा प्रभावी ढंग से व्यक्त किया जा सकता है, चित्र बना के, किसी को दिखा के, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। कई बार चित्र लोगों को समझ में नहीं आते हैं, तो वहाँ पे गैप रह जाता है, कम्युनिकेशन गैप। इसके अलावा और क्या लिमिटेशन हो सकती है? लिखित भाषा की अनुपस्थिति के कारण दर्शक अपने दिमाग में कुछ भी छवि बना सकता है। चूँकि इसमें चित्रात्मक भाषा में कुछ लिखा नहीं रहता है, तो ये सामने वाला, समझने वाला उसको सही तरह से नहीं समझ सकता। कई बार गलती हो जाती है। इसके बाद अगला है इसमें लिमिटेशन ऑफ रिटन लैंग्वेज, यानी कि लिखित भाषा की सीमाएं। तो इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। यदि लिखित संचार खराब तरीके से तैयार किया गया है, तो यह रिसीवर के दिमाग में गलतफहमी और भ्रम पैदा कर सकता है। तो जो लिखित भाषा के थ्रू हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, तो उसको अच्छी तरह से तैयार करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर सही से जो हम कहना चाह रहे हैं वो अगर सही से लिखा नहीं है, तो सामने वाला, समझने वाला भी उसको सही तरह से समझ नहीं पाएगा और उसको भ्रम पैदा होगा और गलतफहमी होगी। इसके बाद है लिखित भाषा को भी गलत समझा जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं। तो लिखित भाषा को भी गलत समझा जा सकता है, क्योंकि एक ही वर्ड है, उसके कई सारे अर्थ होते हैं। तो सामने वाला, समझने वाला उसका कौन सा अर्थ समझता है, इसकी वजह से भी कई बार कम्युनिकेशन में कमी रह जाती है, गैप रह जाता है। इसके बाद अगला है लिमिटेशन ऑफ वोकल लैंग्वेज, यानी कि स्वर की भाषा की सीमाएं। इसकी क्या सीमाएं हैं? अध्यक्ष और श्रोता, यानी कि सेंडर और रिसीवर को एक ही भाषा की जानकारी होनी चाहिए। यानी जो बोलने वाला है और जो सुनने वाला है, दोनों को उस भाषा की जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे इंग्लिश में हो या किसी अन्य भाषा में। दूसरा है, फिर भी संचार अंतराल के कारण गलतफहमी की संभावना है। फिर भी कई बार कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, कुछ कमियां रह जाती हैं, क्योंकि सामने वाला अपनी चीज़ों को किस तरह से बता पाता है, वो उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो कई बार गलतफहमी हो जाती है। तीसरा है, कुछ भाषाएं बिना अक्षर के केवल जुबान पर मौजूद हैं। कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो केवल ध्वनि के रूप में हम दूसरे से बोलते हैं, वो उसमें अक्षर नहीं होते हैं। तो उसको सामने वाला समझ पाता है कि नहीं समझ पाता है, उस पर भी डिपेंड करता है कि कम्युनिकेशन सही तरह से
होगा कि नहीं। इसके बाद अगला है लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर भाषा की सीमाएं। तो ये केवल कंप्यूटर प्रोग्रामों द्वारा उपयोग किया जाता है और समान संचार के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होता है। ये केवल कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर ही इसको समझता है। ये आम जनमानस के लिए इस भाषा का प्रयोग नहीं होता है। तो इतनी तरह की भाषाओं और उनकी लिमिटेशन को जानने के बाद में अगर अच्छी तरह से बिना किसी कमी के कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए कुछ निष्कर्ष निकलता है। क्या निष्कर्ष निकलता है कि प्रभावी संचार तब संभव है जब ग्राफिकल लैंग्वेज यानी कि चित्रात्मक भाषा को लिखित भाषा या वोकल लैंग्वेज द्वारा समर्थित हो, यानी कि चित्र के साथ साथ लिखित लैंग्वेज भी प्रयोग की जाए या फिर वोकल लैंग्वेज भी प्रयोग की जाए, तब सबसे अच्छे तरीके से संचार होगा, प्रभावी संचार होगा। किसी कमी की संभावना बहुत ही कम होगी। तो उदाहरण के लिए जैसे एफएम रेडियो में जो जॉकी होता है वो वोकल लैंग्वेज का उपयोग करता है, तो वो उतना कम प्रभावी नहीं होता है जितना कि हम समाचार पत्रों में या टीवी में देखते हैं, जिसमें कि चित्रात्मक भाषा का भी प्रयोग होता है, यानी कि हमें चित्र भी दिखाई देता है। इसके अलावा लिखित भाषा यानी लिखा हुआ भी स्क्रीन पे दिखता है हमको, साथ ही साथ हमको वहाँ से आवाज़ भी आती है कि किस बारे में बताया जा रहा है, यानी कि वोकल लैंग्वेज का भी प्रयोग होता है। तो टीवी पे जो चीज़ हम देखते हैं वो ज़्यादा प्रभावी होता है, उससे हमको ज़्यादा अच्छे तरह से जानकारी मिल पाती है एज़ कम्पेयर टू केवल वोकल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाए या केवल ग्राफिकल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाए। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ग्राफिकल लैंग्वेज के साथ साथ रिटेन लैंग्वेज और वोकल लैंग्वेज भी प्रयोग किया जाए। तो अब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग इसीलिए एक ऐसी भाषा है जो प्रभावी संचार के लिए ग्राफिकल लैंग्वेज यानी कि चित्रात्मक भाषा और रिटेन लैंग्वेज यानी कि लिखित भाषा दोनों का उपयोग करती है, ताकि कि कोई भी कमी न रह जाए इंजीनियरिंग ड्राइंग में। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का इंट्रोडक्शन का, इंजीनियरिंग ड्राइंग के परिचय के बारे में। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग तकनीकी आरेखन का एक ऐसा प्रकार है जिसके द्वारा अभियांत्रिकी वस्तु यानी कि इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट को पूर्णता तथा स्पष्ट परिभाषित किया जाता है। इसके द्वारा किसी भी वस्तु के काल्पनिक रूप को बीमा यानी कि डायमेंशन सहित किसी ड्राइंग शीट पर उतारा जाता है। किसी पुर्जे यानी कि पार्ट्स के निर्माण से पूर्व उसका एक विस्तृत रेखा चित्र तैयार किया जाता है और इसी रेखा चित्र के आधार पर कारीगर पुर्जे या मशीन का निर्माण करता है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या होता है, किसी भी पार्ट को बनाने के लिए उसका जो ड्राइंग है, जैसे आप देख पा रहे हैं ये एक पार्ट है, इसका ड्राइंग जो है वो बीमा यानी कि डायमेंशन सहित सीट पर उतारा जाता है और इसी चित्र को देखकर कारीगर जो है इस पुर्जे का निर्माण करता है। तो ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय था। इसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग को इंजीनियरों की भाषा भी कहा जा सकता है और इंजीनियरिंग ड्राइंग एक चित्रमय भाषा है यानी कि ग्राफिकल लैंग्वेज है जो प्रभावी संचार के लिए लिखित भाषा का भी उपयोग करती है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग को इंजीनियरों की भाषा कहा जाता है। जैसे हम आपस में बात करने के लिए अलग अलग तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, वैसे ही इंजीनियर आपस में इंजीनियरिंग संबंधी चीज़ों का संचार करने के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रयोग करते हैं। अगला टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्या महत्व है, क्यों पढ़ना पड़ता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, क्या ज़रूरत है इसकी। तो किसी भी देश की आर्थिक सफलता मुख्य रूप से उसके औद्योगिक विकास पर निर्भर करती है। वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारे देश के किसी भी उद्योग को वैश्विक बाजार के स्टैंडर्ड के स्तर पर होने की उम्मीद है। उपरोक्त के कारण हमारे भारतीय उत्पाद को साइज, फिट, टॉलरेंस और फिनिश आदि के संबंध में बहुत उच्च क्वालिटी की आवश्यकता है। तो जैसा कि ये बता रहा है कि किसी भी देश की जो आर्थिक प्रगति है वो वहाँ के इंडस्ट्री की यानी कि उद्योग की प्रगति पर निर्भर करती है। तो उसके लिए ये आवश्यक है कि जो यहाँ की इंडस्ट्री में जो उत्पाद प्रोडक्ट बनते हैं वो विश्व स्तर के हों, अच्छे स्तर के हों। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि जो भी भारतीय उत्पाद बनते हैं, जो भी पार्ट्स प्रोडक्ट बनते हैं वो अच्छे साइज के हों, फिट के हों, टॉलरेंस के हों, अच्छी फिनिश के हों और अच्छी क्वालिटी के हों।
तो इन सब चीज़ों के लिए क्या हो सकता है, एक सर्वोत्तम मानक उत्पाद का उत्पादन करने के लिए एक उद्योग में सभी तकनीकी कर्मियों यानी कि इंजीनियर से लेकर कारीगर तक को इंजीनियरिंग ड्राइंग में अच्छा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियरों की भाषा है। इंजीनियरिंग ड्राइंग एक सार्वभौमिक भाषा है यानी कि यूनिवर्सल लैंग्वेज है। विभिन्न प्रकार की रेखाएं इसके अक्षर हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, इंजीनियरों की भाषा कहा जाता है, और जो रेखाएं होती हैं, लाइनें, वो इसके अक्षर कहलाते हैं। कारीगर सहित किसी भी उद्योग में तकनीकी कर्मियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वो ये रेखाओं, प्रतीकों का रूढ़ि निरूपण यानी कि कन्वेंशंस और एब्रिविएशन यानी कि संक्षिप्तीकरण आदि को शामिल करके किसी पार्ट या कंपोनेंट के बारे में कुछ भी कम्युनिकेट करें या संवाद करें। तो हमारी बोली जाने वाली भाषाओं के साथ किसी सर्विस या प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद का विवरण करना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी पार्ट को केवल बोलकर शब्दों के माध्यम से नहीं बनाया जा सकता है, उसके लिए ग्राफिकल लैंग्वेज भी चाहिए, साथ के साथ लिखित लैंग्वेज भी चाहिए। तो एक पार्ट या कंपोनेंट को डिज़ाइन या निर्माण करने के लिए इंजीनियरिंग डिज़ाइन का ज्ञान और अभ्यास होना बहुत आवश्यक है। ड्राइंग में एक छोटी सी गलती भी उत्पाद में बहुत बुरी तरह से प्रतिबिंबित हो सकती है। इसलिए कारीगर और इंजीनियरों के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना, अभ्यास करना और बनाना बहुत आवश्यक है। इसके बाद पर्पज ऑफ स्टडिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने का क्या उद्देश्य है? तो इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कई सारे उद्देश्य हैं, जिनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं। जैसे कि आपका पहला है समान इंजीनियरिंग में उपयोग होने वाले आरेखों का अभ्यास करने के लिए। इंजीनियरिंग में जो अलग अलग तरह के ड्राइंग्स बनती हैं उनकी प्रैक्टिस करने के लिए। दूसरा है कार्यशालाओं में उपयोग होने वाले उपकरणों की संरचना को जानने व प्रदर्शित करने के लिए। तो इंडस्ट्रीज़ में या वर्कशॉप में जो अलग अलग तरह की मशीनें और उपकरण यूज होते हैं, उनकी आंतरिक संरचना, अंदर कौन कौन से पार्ट लगे हुए हैं, कौन सा पार्ट किस तरह से काम करता है, उनके बारे में जानने के लिए भी इंजीनियरिंग ड्राइंग का अभ्यास करना और बनाना आना चाहिए। इसके बाद है प्लांट तथा उपकरणों के लेआउट की कार्यप्रणाली समझने हेतु। किसी प्लांट या उपकरण जो है उसके लेआउट यानी कि उसके नक्शे के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। जैसे मैं किसी प्लांट की बात करूँ तो उसका एग्जिट किधर है, एंट्री किधर है, कौन सी मशीन कहाँ इंस्टॉल है, कहाँ किस चीज़ का उत्पादन हो रहा है। इन सब चीज़ों को समझने के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना और बनाना आना चाहिए। इसके बाद मैनेजर अथवा क्लाइंट को रिव्यू देने के लिए, प्रपोजल तैयार करने के लिए, मैनेजर या किसी कस्टमर को, क्लाइंट को किसी प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए और उसको रिव्यू देने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए भी ड्राइंग बनाने की और पढ़ने की आवश्यकता होती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने का पर्पज़ जानने के बाद में अब हम बात करते हैं मेन टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग कितने प्रकार की होती हैं। तो इंजीनियरिंग की तो बहुत सारी शाखाएं होती हैं, जिनमें हर शाखा में इंजीनियरिंग ड्राइंग का लगभग उपयोग किया जाता है। फिर भी कुछ प्रमुख शाखाओं के आधार पर इंजीनियरिंग ड्राइंग को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग और सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये किस किस तरह की आपकी ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं, उनके बारे में आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में मशीनों और पार्ट्स इनसे संबंधित ड्राइंग बनाई जाती है और सीखी जाती है, अभ्यास करी जाती है इनमें। जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग के कुछ उदाहरण क्या हैं? पार्ट और असेंबली ड्राइंग, रिवेटेड जॉइंट्स, वेल्डेड जॉइंट्स, फैब्रिकेशन ड्राइंग, न्यूमेटिक्स और हाइड्रोलिक्स ड्राइंग, पाइपलाइन डायग्राम, कीज, कपलिंग ड्राइंग्स इत्यादि। इस तरह की जो ड्राइंग्स हैं ये सब मैकेनिकल ड्राइंग के अंतर्गत आती है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक पार्ट बनाना था, उसकी ड्राइंग बनाई गई है। तो मैकेनिकल में मशीनों और उनके पार्ट से संबंधित ड्राइंग्स बनाई जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग्स की। इसमें किस तरह की ड्राइंग बनाई जाती हैं? इसमें जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग से संबंधित, सर्किट से संबंधित जो ड्राइंग होती हैं, उस तरह की ड्राइंग बनाई जाती हैं। जैसे घर और उद्योगों के वायर डायग्राम, सर्किट डायग्राम,
और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन डायग्राम इत्यादि, ये सब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत बनाई जाती है। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, फिलामेंट लैंप को वोल्टेज सप्लाई 10.8 वोल्ट है और वोल्टेज 12 वोल्ट होना चाहिए, तो उसके लिए एक चित्र बना के दिखाया गया है कि इसका ये वोल्टेज है और ये वोल्टेज होना चाहिए, उसके बारे में बताया गया है इसमें। इसके बाद अगला है आपका इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ड्राइंग। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या करते हैं आप, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आते हैं जैसे मोबाइल है, ऑडियो एम्पलीफायर है, स्पीकर है, टीवी है, इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आते हैं उनका जो डायग्राम बनाया जाता है, उनका सर्किट डायग्राम, उन सब चीज़ के बारे में इसमें स्टडी किया जा सकता है, स्टडी किया जाता है। जैसे आप एग्जांपल में नीचे एक चित्र देख पा रहे हैं जिसमें ऑडियो एम्पलीफायर के बारे में एक डायग्राम बना हुआ है कि ऑडियो एम्पलीफायर का जो सर्किट डायग्राम होता है किस तरह से होता है, कौन से पार्ट कहाँ होते हैं, किसका क्या सिंबल्स है, वो सब इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे। इसके बाद अगला है आपका सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप किसी बिल्डिंग का, किसी भवन का, किसी पुल का, इन सब कंस्ट्रक्शन से जो रिलेटेड वर्क होते हैं उनसे संबंधित ड्राइंग इसमें आप अभ्यास करते हैं, बनाना सीखते हैं। तो जैसे एग्जांपल देख पा रहे हैं, किसी घर का नक्शा है, प्लान, फ्रंट एलिवेशन, फाउंडेशन ड्राइंग इत्यादि इसके अंतर्गत आप सीखते हैं बनाना। तो ये सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगला नया टॉपिक है कन्वेंशंस का। तो सबसे पहले जान लेते हैं कन्वेंशंस है क्या। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में किसी पार्ट को अगर हम सामान्य ड्राइंग बनाने के तरीक़ों से नहीं दिखा पाते हैं या उसको दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उनके लिए कुछ प्रदर्शित करने के अलग तरीके निर्धारित किए गए हैं जिनको कन्वेंशंस या रूढ़ि प्रदर्शन कहते हैं। तो आपके सिलेबस में जो मटेरियल्स होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनके रूढ़ि निरूपण के बारे में है। तो अलग अलग पदार्थों के लिए किस तरह का कन्वेंशंस यूज किया जाता है उसी के बारे में इसमें आपको बताया जाएगा। जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में अलग अलग पदार्थों में विभेद करने के लिए कुछ रूढ़ि प्रदर्शन निर्धारित किए गए हैं जो कि सम्मुख में दिए गए हैं। सम्मुख में आप ये देखेंगे, ये एक टेबल दी हुई है जिसमें यहाँ पे आप देखेंगे टाइप दिया हुआ है, यहाँ पे कन्वेंशन दिया हुआ है, यहाँ पे मटेरियल। तो किस तरह के मटेरियल के लिए किस तरह का कन्वेंशन दिखाना है, किस मटेरियल पे लागू होता है, उसके बारे में डिटेल में इधर दिया हुआ है। तो जैसे मैं मेटल की बात करूँ, धातु की बात करूँ, तो अगर ड्राइंग में धातु के बने किसी पार्ट को दिखाना है तो उस पार्ट को उसमें इस तरह की जो 45 डिग्री पे लाइनें हैं एक दूसरे से बराबर दूरी पर, ये बनाया जाता है जिससे कि जो ड्राइंग पढ़ने वाला है उसको समझ में आ जाता है कि यह जो पार्ट है ये मेटल का बना हुआ है। अब मेटल में भी अलग अलग तरह के मेटल आते हैं, किन के लिए, तो जैसे ये आपका ये है, ये किसके लिए है, स्टील के लिए है, कास्ट आयरन के लिए, कॉपर के लिए है, कॉपर के अलॉय के लिए, एल्युमिनियम और उसके अलॉय के लिए है। इसी तरह से जब कोई पार्ट लेड, जिंक, टिन, वाइट मेटल इत्यादि का बना होता है तो उनके लिए इस तरह का आप कन्वेंशंस दिखाते हैं। इसके बाद अगर कोई पार्ट ग्लास का बना हुआ है तो ग्लास के लिए इस तरह का सिंबल दिखाते हैं, मतलब एक बड़ी लाइन, फिर एक छोटी लाइन, फिर छोटी लाइन, ऐसे करके थोड़ी थोड़ी दूरी पे इस तरह के सिंबल्स दिखाते हैं जिससे कि ड्राइंग पढ़ने वाला समझ जाता है कि ये पार्ट ग्लास का बना हुआ है। इसी तरह से पैकिंग और इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए ये दो तरह के सिंबल दिखाए जाते हैं। अब ये दो तरह के सिंबल जो हैं ये किन किन मटेरियल्स के लिए हैं वो देख लेते हैं। अगर कोई पार्ट पोर्सलिन का बना हुआ है, स्टोन का बना हुआ, मार्बल या स्लेट का बना हुआ है तो उसके लिए इस तरह का कन्वेंशंस। और कोई पार्ट अगर एस्बेस्टस का, फाइबर का, फेल्ट का, सिंथेटिक रेजिन प्रोडक्ट, पेपर, कॉर्क, लिनोलियम, रबर, लेदर, वैक्स, इंसुलेटिंग एंड फाइलिंग मटेरियल आदि का बना है तो उसके लिए इस तरह का कन्वेंशन दिखाते हैं। अगर लिक्विड दिखाना है ड्राइंग में तो उसको किस तरह से दिखाते हैं, उसको इस तरह के कन्वेंशन से दिखाते हैं। लिक्विड में जैसे कौन कौन से लिक्विड दिखाए जाते हैं, वाटर, ऑयल, पेट्रोल, केरोसिन आदि। इसी तरह से अगर लकड़ी दिखाना हो तो लकड़ी को इस तरह से कन्वेंशन दिखाते हैं ड्राइंग में। लकड़ी कौन कौन सी, वुड है या प्लाईवुड है इत्यादि। इसी तरह से कंक्रीट है अगर ड्राइंग में
कोई कंक्रीट का पार्ट बना हुआ है तो उसको किस तरह से दिखाएंगे, उसको इस तरह से दिखाएंगे। और तो ये सारा तरीका था ड्राइंग में कन्वेंशंस दिखाने का, मटेरियल का कन्वेंशंस कैसे दिखाना है। तो आज के क्लास में बस यहीं तक है। बचा हुआ जो टॉपिक है पहले चैप्टर का वो हम अगली वीडियो में लेके आएंगे, जो कि सेकेंड क्लास होगी इस चैप्टर के ऊपर। तो अगर आप आज की क्लास की नोट्स और निम्मी की इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की ई बुक्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, उस पर आप क्लिक करके ऊपर आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें, हम आपका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो ITI की क्लासेस तथा अन्य जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ITI वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।